नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। केरल में एक प्रवासी मजदूर के साथ हुई मॉब लिंचिंग की घटना के बाद अब इसका असर छत्तीसगढ़ की राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी देश बांग्लादेश में जारी हिंसा को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने राजधानी रायपुर में हाई अलर्ट जारी किया है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ की आशंका के बीच राज्य में सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं रायपुर पुलिस ने ऑपरेशन समाधान के तहत तड़के सुबह 4 बजे से राजधानी के अलग अलग इलाकों में सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया। मोवा, खमतराई, टिकरापारा, उरला और सिविल लाइन क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 1000 से ज्यादा बाहरी लोगों की पहचान की गई। वहीं 100 से अधिक संदिग्धों को थाने बुलाकर पूछताछ भी की गई। ऑटो चालक, मजदूरी करने वाले और किराए के मकानों में रहने वालों को पुलिस लाइन लाया गया। वहीं कुछ संदिग्धों के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े होने की आशंका भी जताई जा रही है। पूरे अभियान की निगरानी एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह कर रहे हैं। वहीं केरल की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसे बेहद निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने केरल सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में हो रही पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि मूल मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है। उनका दावा है कि जिन लोगों पर संदेह जताया जा रहा है वे स्थानीय हैं और कुछ लोग हज यात्रा पर जाने वाले हैं जिन्हें गलतफहमी में बांग्लादेशी या रोहिंग्या बताया जा रहा है। इसी पर आज की बहस है। बहस की शुरुआत करेंगे, कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजियां सुनिए। ये दीपू चंद्रदास नामक व्यक्ति का जो वीडियो वायरल हुआ है उससे समाज में इस तरह की स्थिति बनी। समाज में बहुत आक्रोश इस विषय को लेकर के आया है। वहाँ जो कुछ हुआ वो दुखद है। वहाँ प्रशासन को सामने आकर के और ऐसी घटनाओं को रोकना और ऐसे लोग अगर बाहर के हैं तो डिपोर्ट करना और अगर स्थानीय है तो उसको ठीक करना, ये करना ही चाहिए। केरल हो या देश का कोई भी प्रांत हो, सब घुसपैठियों से तो परेशान है। मुख्य रूप से बात यह है कि आपकी जो मूलभूत समस्या है उससे आपका ध्यान कैसे हटाना है। ये लोग यहीं के हैं, हज में जा रहे थे, है ना, और हज में जाएंगे तो वहाँ तो व्हाट्सएप चलता नहीं, वहाँ कोई दूसरा ऐप है जो चलता है, उसे बात कर लिए तो ये समझ रहे हैं कि सब बांग्लादेश और रोहिंग्या लोग हैं जो बात कर रहे हैं। उस आधार पे तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। जो मूल समस्या है यहाँ के किसानों के, यहाँ के महिलाओं के, अभी पुलिस भर्ती में क्या हुआ, गृह मंत्री के सामने जो लड़के हैं वो किस प्रकार से आक्रोश व्यक्त किए। क्या इस पूरे प्रकरण को सीबीआई जांच कराएंगे? अभी तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में जितनी भर्ती हुई, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की भर्ती हो, चाहे और किसी प्रकार की भर्ती हो, उसकी जांच कराएंगे अब सीबीआई से? चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता जसविंदर बक्का हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। जसविंदर सिंह बक्का जी से इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। जसविंदर जी, इस चर्चा का पहला सवाल आपसे, चूंकि केरल में एक बेहद ही भयानक घटना सामने आई है जहां पर मॉब लिंचिंग की गई है और जब इस घटना को अंजाम दिया गया, जब इसके तह तक पहुंचा गया तो वो लड़का एक दलित निकला। इसके बाद राजनीति तेज हो गई है और इसका सीधा आरोप आरएसएस पर लगाया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, केरल में जो घटना हुई ना रोहित जी, दुखद है, दर्दनाक है। और मैं इसे दलित ऐसा करके नहीं देखता हूं। मैं देखता हूं कि छत्तीसगढ़ का एक युवा था, हमारा छत्तीसगढ़िया बंधु था, वहां गया था, उसको जिस प्रकार से मॉब लिंचिंग के द्वारा उसकी हत्या हुई, बहुत दुखद है। जैसा हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि केरल की सरकार को इस विषय का संज्ञान लेते हुए जांच को बहुत तेजी से करना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये तो कानून का विषय है, वहां की सरकार इस विषय में आगे बढ़ भी रही होगी, कुछ कर भी रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जसविंदर जी, भूपेश बघेल जी का कहना है कि इसे जो मुख्य मुद्दा है, देश में तमाम मुद्दे हैं जो अभी चर्चाओं में हैं, उसे भटकाने की कोशिश है, उसी के तहत इस तरह की घटनाओं को
अंजाम दिया जा रहा है। भूपेश बघेल के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भूपेश जी ने जो बयान दिया है वह रायपुर की पुलिस द्वारा जो औचक निरीक्षण हुआ है, जो दस्तावेजों का की सत्यापन करने के लिए जो आज सुबह कार्रवाई हुई ऑपरेशन समाधान के नाम से, उस पर उन्होंने टिप्पणी की है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है रोहित जी इस विषय पर कि जिस व्यक्ति ने प्रदेश की सरकार 5 वर्ष चलाई हो, जिसने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेके पूरे सरकार को चलाने का काम किया हो, उस व्यक्ति के द्वारा ऐसी अगंभीर टिप्पणी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। देखिए साहब, कोई भी सरकार होगी उसकी पहली चिंता उसके नागरिकों की चिंता होगी। पिछला सप्ताह आपने देखा है बांग्लादेश में किस प्रकार से लगातार वहां पर गतिविधियां हुई है, लगातार जिस प्रकार से आक्रमण हुए हैं भारतीयों के ऊपर में, और जिस प्रकार भारत विरोधी नारे उछाले गए हैं, और जिसके तारतम्य में हमारी केंद्र की सरकार ने कुछ कठोर कदम भी उठाए वहां पर दूतावासों को बंद करने को लेकर। इन सारी घटनाओं का कनेक्शन कहीं ना कहीं पर घुसपैठियों के माध्यम से देश में होने की आशंका हमारी एजेंसियों ने भी जताई। और इससे पहले कुछ लगातार समय में जिस प्रकार से निरीक्षण में पाया गया कि रोहिंग्या मॉडल देश के अलग अलग हिस्सों में पकड़ा भी गया है, तो क्या कोई सरकार, संवेदनशील सरकार जो अपने लोगों की चिंता करती है, उनकी सुरक्षा की चिंता करती है, क्या इस प्रकार से प्रोएक्टिव कदम नहीं उठा सकती? मुझे फिर कहता हूं, मुझे दुखद रूप से आश्चर्य है कि जिस व्यक्ति ने 5 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ में शासन किया हो, उस व्यक्ति का ऐसा अगंभीर बयान कि हज यात्रियों को परेशान करने के लिए सुबह सुबह निरीक्षण किया गया। साहब, दस्तावेजों को तो पूछा गया था, और हज यात्रियों के पास तो पूर्ण रूप से वैध दस्तावेज होते हैं जिसके आधार पर वो हज की यात्रा करते हैं। उन्हें घबराने की क्या आवश्यकता है? और जो स्थानीय लोग हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, उनके पास भी दस्तावेज हैं। डर तो उनको होना चाहिए ना रोहित जी, जिनके पास दस्तावेज नहीं है। और उन्हीं लोगों की तो चेकिंग हो रही है जो कहीं बाहर से आए हो, जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है, उनका ही तो चेकिंग। देखिए कितनी सामान्य प्रक्रिया है सुरक्षा की। है तो हमारे घर में कोई किराएदार रहता है, क्या पुलिस उसकी निगरानी नहीं करती, चेकिंग नहीं करती है? मकान मालिक से हल्फनामा लेती है, लॉज वालों से लेती है, धर्मशालाओं से लेती है। ये तो बड़ा एक सामान्य सा विषय है जो हो रहा है। और मुझे लगता है कि इस बात के लिए तो भूपेश बघेल जी को भी छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जी की भाजपा की सरकार को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐसा प्रोएक्टिव कदम उठाया हुआ है। चलिए ठीक है जसविंदर जी, जो बांग्लादेश में जो भी कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है, चाहे वो दुष्कर्म जैसी घटनाएं भी हो रही हैं, आगजनी भी हो रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, घरों पर हमला किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार तो इसे लेकर एक्टिव नजर आ रही है, लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है, रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है? बांग्लादेश, चूंकि मैं इतिहास की बात कर देता हूं जसविंदर जी, कि जब देश आजाद हुआ, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, तो उस समय नेताओं के बीच ये बातचीत हुई कि आपके देश में जो भी अल्पसंख्यक होंगे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। भारत ने ये कहा मुसलमानों को लेकर, पाकिस्तान ने ये कहा हिंदुओं को लेकर, और उस दौरान बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो क्या अभी केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसे लेकर कोई कठोर और कड़ा कदम भारत सरकार को उठाना चाहिए? देखिए रोहित जी, केंद्र की सरकार, क्या आपको लगता नहीं कि कुछ नहीं कर रही होगी? क्या उस सरकार को अपने लोगों के हित चिंता नहीं होगी, ऐसा लगता है आपको? अगर ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत बात है। सरकारें चिंताओं में हैं, सरकार कूटनीतिक रूप से बातचीत भी कर रही है और दबाव बनाने की पूरी कोशिश भी कर रही है। मैं फिर कहता हूं, हमारी सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकारों की चिंता अपने नागरिकों के हित चिंता में है, उनकी रक्षा करने में है। और जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिनका उल्लेख आपने भी किया और मैंने भी किया, निश्चित रूप से दुख देने वाला है, हम सबके हृदय में पीड़ा भरने वाला विषय है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। हमने भी यहाँ पार्टीशन के बाद जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन गया था, जब यहाँ के मुसलमानों ने वहां के पाकिस्तान को धर्म के आधार पर चुना था और कुछ मुसलमान यहाँ रह गए थे, उन मुसलमानों को पूर्ण संरक्षण देने का काम तो हमने किया, हमारी सरकारों ने किया है ना। हमने आज तक उन्हें अपने भाई के रूप में इस देश में जगह दी हुई है साहब। तो हम भी आशा करते हैं कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, वह भी हिंदुओं को, सिखों को और बाकी अल्पसंख्यकों को उसी प्रकार से सुरक्षा मुहैया कराए। लेकिन ये पक्का है जो आप कह रहे हैं, आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि आज बांग्लादेश में स्थितियां हिंदुओं के विपरीत हैं। हमारी सरकार इस पर कड़ी निगाह रखी हुई है, कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। और देखिए, ये मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है,
ये उन बातों को लेकर कटिबद्ध है जिन बातों की चिंता हम और आप कर रहे हैं। तो अच्छा समाधान भी निकलेगा और हमारे लोगों की चिंता भी वहां पर हो रही होगी, इस बात का विश्वास रखिए। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि जो बात भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कही थी, तो उसको बड़ा स्पष्ट रूप से भूपेश बघेल जी को जानना चाहिए कि हमारा देश हिंदुस्तान है, किसी का धर्मशाला नहीं है साहब, कि कोई भी आए अवैध दस्तावेज के आधार पर यहाँ आए, रुके, यहां पर कमाए खाए और हमारे लोगों को परेशान करे। ऐसा छत्तीसगढ़ की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और इसीलिए ये पुलिस की कार्रवाई हो रही होगी, मुझे लगता है। जसविंदर जी, एक और सवाल है जो मेरे जहन में उठ रही है कि मैं देख रहा हूं कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत बढ़ रही है पूरे विश्व में, सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है। हालिया वीडियो आपने सोशल मीडिया पर वीडियो भी देखा होगा, न्यूजीलैंड की ऑकलैंड की वो वीडियो थी जहां पर सिखों ने एक धर्म यात्रा निकाली थी। कुछ लोग उस यात्रा में नजर आ रहे थे, लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग थे वो एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे थे। क्या लगता है आपको, क्यों हिंदुओं के खिलाफ ये विरोध पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से पिछले 11 वर्षों में हिंदुस्तान में हिंदुओं ने संगठित होकर इस देश को आगे बढ़ने के लिए अपना सब कुछ लगाया है, पसीना लगाया है, परिश्रम किया है, खून पसीना एक करके देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी के सपनों के साथ विकसित भारत जो 2047 में हम बनाने जा रहे हैं, उस पर कैसे देश को इन्होंने खड़ा किया, इकट्ठा किया और 140 करोड़ लोगों ने एक साथ इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और उसका परिणाम दिखता है कि आज हर देश के साथ हम आंख से आंख मिलाकर बात कर रहे हैं। हमारा निर्यात बढ़ा है, कैसे हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर की 4-5 अर्थव्यवस्थाओं में आ गई है, किस प्रकार से हमने लगातार सफलता प्राप्त की है, चाहे वो गगनयान की बात अपन करें, चाहे खेलों की बात करें, चाहे कूटनीतिक रूप से वैश्विक परिदृश्य में भारत की उपस्थिति हो। लगातार जिस प्रकार से भारत के रुतबा बढ़ रहा है, जिस प्रकार से भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ता जा रहा है और जिस प्रकार से विभिन्न परेशानियों में समाधान के लिए भारत की ओर देखा जाता है, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर पूरा विश्व देखता है, तो एक छोटा सा वर्ग ऐसा होगा है भी जो भारत की और हिंदुओं की, सनातनियों की बढ़ती ताकत से भयभीत दिखता है और इसी कारण मुझे लगता है इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। चलिए ठीक है जसविंदर जी। अंशुल मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंशुल, भूपेश बघेल के बयान को आप कैसे देखते हैं? चूंकि आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे भूपेश बघेल के इस बयान को? सर्वप्रथम तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और साथी प्रवक्ता को मेरा नमस्कार है। और अभी आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कूटनीतिक रूप से हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं और काम कर रहे हैं और बांग्लादेश में कुछ जरूर बहुत बड़ा होने वाला है। तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूं, एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और एक सनातनी होने के नाते, कि जो हमारे एक साथी की निर्मम हत्या की गई है उसका जवाब जो है हमारी भारतीय सेना या भारत का एक एक व्यक्ति, हमारी भारतीय सरकार जरूर लेकर दिखाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन कौन सी कूटनीति अपनाई जा रही है, क्या किया जा रहा है, आज कितने घंटे बीत गए हैं, इसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता नहीं दे पाए। और बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी एक बात और कही, हमारा भारत जो है विश्व गुरु बढ़ते हुए जा रहा है, हमारा भारत शुरू की 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। सर छाती जो होती है वो गर्व से चौड़ी हो जाती है जब इस बात को सुना जाता है। क्यों? क्योंकि हम भारतीय हैं। लेकिन वही दुखी मन जब हो जाता है कि जब पर कैपिटल इनकम की बात होती है और समझ में आता है कि पर कैपिटल इनकम तो 122% तक घट गई है, हमारा देश 145वें स्थान पर खड़ा हो गया है। तो विश्व की बात मत करें, पहले भारत में भारत के जो हिंदू संगठित हुए हैं वो आज संगठित नहीं हुए हैं। तब हिंदू तभी जब हिंदू संगठित हुआ था तभी हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। तो हिंदू संगठित था, हिंदू संगठित है। हाँ, कुछ आक्रांताओं ने आकर भारत के हिंदुत्व के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाए थे, लेकिन आक्रांताओं का आतंक जो है वो वहीं के वहीं नष्ट नाबूद हो गया है। अब आपने बयान की बात कही तो मैं तो आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं, संपूर्ण बीजेपी से पूछना चाहता हूं, एक भारतीय होने के नाते और बाद में कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते यह पूछना चाहता हूं कि आप घुसपैठ की राजनीति तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी यह आंकड़ा प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं कि हमने कितने घुसपैठियों को पकड़ के दिखाया है। आप यह नहीं कहते हैं कि भारत जो छत्तीसगढ़ मतारी है वो कोई धर्मशाला नहीं है। अरे मान्यवर, छत्तीसगढ़ मतारी कभी कोई धर्मशाला नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ मतारी का आंचल तो इतना बड़ा है कि संपूर्ण विश्व जगत को अपने उस आंचल में ओढ़ लेगी और जगह स्थान बचा रहेगा।
तो इस प्रकार की धर्मशाला और इस प्रकार के वक्तव्य अगर वह पेश करते हैं तो मैं समझता हूं कि मेरी छत्तीसगढ़ मतारी के ऊपर वह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। छत्तीसगढ़ मतारी क्या है उसे जानने की आवश्यकता नहीं है, उसे तो भावनात्मक तरीके से एहसास करने की आवश्यकता है। इस विश्व जगत को अपने आप में पूर्णतः लेने की हिम्मत अगर कोई रखती है तो वह छत्तीसगढ़ मतारी रखती है। वह ठीक है। भाई जी, मैंने ज्ञान नहीं बता रहा था, ठीक है, मैंने अंशुल कहा जी। था कि छत्तीसगढ़ में अवैध दस्तावेज के साथ यहाँ आके यहाँ रहने वाले और हमको परेशान करने वाले लोगों की कोई जगह नहीं है, इसलिए भारत और छत्तीसगढ़ धर्मशाला नहीं होता। मैंने उसके प्रति आपसे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया है कि आप एक लिस्ट तो जारी कर दीजिए। विजय शर्मा जी, आप बता तो दीजिए। बिल्कुल जसविंदर जी, ऐसा आंकड़े कौन तो सा चाहिए। व्यक्ति है, ऐसा कौन आंकड़े सा तो व्यक्ति चाहिए। है जिसने छत्तीसगढ़ मतारी को धर्मशाला बनाने का प्रयास किया? उसके खिलाफ में सबसे पहले छत्तीसगढ़ मतारी का एक एक पुत्र खड़ा होने के लिए तैयार है। आप एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए, उसके खिलाफ में अंशुल मिश्रा खड़ा होने के लिए तैयार है। लेकिन ये राजनीतिक रोटियां और षड्यंत्रकारी नीति को अपनाना बंद कर दीजिए। मान्यवर, आप सरकार में हैं, नैतिक जिम्मेदारी आपकी है। केंद्र में भी आप सरकार में हैं, नैतिक जिम्मेदारी आपकी है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बातों को रखता हूं अंशुल जी, आपको अगर पता आपने है। जिम्मेदारी, गग्गा जी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं, आप बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, लेकिन तभी आपसे जिम्मेदारी पूर्वक यह पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश में आकर हिमाकत कैसे हुई? आप तो हिंदू युवा सम्राट कहते थे ना, घर घर मोदी, नमो नमो मोदी कहते थे ना। आज हमारे उस भाई की तड़पन उस वीडियो में देखा नहीं जा रहा है, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह आप पे खड़ा कर रहे हैं कि अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो जिम्मेदारी पूर्वक जवाब देंगे। आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। आप यह नहीं कह सकते कि हम सारे प्रयास कर रहे हैं, हम मीटिंग्स कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। अरे देश ठीक है, के अंशुल जी। प्रधानमंत्री ने रोहित देश जी, की इनको ये होम बताएं। मिनिस्ट्री ने जसविंदर एक जी। जवाब नहीं, एक बयान रोहित जी, नहीं दिया इनको ये सरकार। बताएं, ठीक है अंशुल जी, आप बस वापस लौटेंगे। अंशुल जी वापस लौटेंगे आपके ये पास। बताएं कि सरकारें जब एक कूटनीतिक बयान नहीं बातचीत आया करती हैं, कूटनीतिक कदम उठाती हैं, तो उसे ढिंढोरा नहीं पीटती हैं। जो आदरणीय, मैं सरकारों के आपसे बातचीत निवेदनपूर्वक लेकिन करने का जसविंदर जी, ढंग अलग जसविंदर होता जी, है। जसविंदर जी, ये चौक पे खड़े होकर करने वाली बहसें थोड़ी है जो चौपाल में होती है साहब। जसविंदर जी, ये चौपाल के बहसें नहीं है अंशुल जी। जब दो सरकारें आपस में बात करती हैं तो उसमें एक गंभीरता होती है। उन कूटनीतिक बातों को बहुत कठोर अंदाज ठीक से है रखा अंशुल जी, जाता है ठीक है, हमारी सरकार के ठीक है, द्वारा। ठीक है। जसविंदर जी से एक सवाल। जसविंदर जी, रोहित जी, 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 जी। रोहित जी, एक सेकंड। ठीक है। बग्गा जी की इस गरिमामय बात में मेरा पूरा समर्थन है, क्योंकि हम लंबे समय तक सरकारों में रहे हैं, हम कांग्रेसी हैं, इस बात में मेरा समर्थन है। लेकिन प्रश्न कहाँ खड़ा होता है कि आज तक गृह मंत्रालय से, आज तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से उस व्यक्ति विशेष के लिए जो मेरा हिंदू भाई था, जिसकी वहां निर्मम हत्या हो गई, एक बयान नहीं आ पाया। सरकार एक बयान नहीं दे पाई, हमारी चलती हुई सरकार। चलिए, आपके तो ठीक है। कितने सारे सांसद हैं, आप तो डबल इंजन की सरकार है, पता नहीं विश्व गुरु है, नमो नमो मोदी है, लेकिन एक ठीक बयान है नहीं अंशुल दे जी, पा ठीक रहे। है। ऐसे कैसे ठीक, हिंदू युवा सम्राट है? ठीक, यह ठीक, प्रश्न खड़ा ठीक होता है है, आपसे। ठीक है। जसविंदर जी, आप कूटनीति की बात कर रहे हैं तो मैं एक जिक्र कर देता हूं कि ये कैसी कूटनीति है जहां एक तरफ भारत बांग्लादेश के विकास में उसका प्रतिभाग बन रहा है, उसकी मदद कर रहा है, डॉलरों बिलियनों में पैसे दिए जा रहे हैं उसके विकास के लिए, और दूसरी तरफ जहां हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, उसे लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई ट्वीट, कुछ भी नहीं, ना गृह मंत्री की तरफ से, ना प्रधानमंत्री की तरफ से। ना देखिए, मैं फिर कहता हूं, कुछ चीजें सड़क पे, चौपालों पे, चाय की दुकानों पे होने वाली बहसों का हिस्सा नहीं हो सकती हैं। ये गंभीर प्रश्न है जो आप उठा रहे हैं, और सरकारें, मतलब दो सरकारें हैं, अलग अलग देशों की सरकारें इस पे बातचीत जब करती हैं तो उसका एक वातावरण वैसा होता है। मैं फिर कहता हूं, गंभीर कूटनीतिक बातचीत होती है। जसविंदर जी, ये विश्वास रखिए, मैं दोबारा ये जी, कोई मैं दोबारा पहली कह बार रहा नहीं है। हूं। बांग्लादेश में इससे पहले भी ये हिंसा मैं- हुई थी, कुछ महीने मैं पहले, स्वीकारता 5-6 हूं, महीने मैं तो पीछे कह चले रहा जाए हूं। तो उस दौरान भी हिंसा हुई थी, और फिर एक बार ये हिंसा एक दोनों बार फिर से बातें- शुरू हो गई है। दोनों बातें जो आप कह रहे हैं, देखिए साहब, इससे पहले की सरकारों में, मैं ब्लेम राजनीतिक रूप से आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन मैं तथ्यों को रखता हूं तो कहीं पर दिक्कत हो सकती है। इससे पहले की सरकारों में हमारे सैनिकों के, सीमा पर काम करने वाले सैनिकों के, हमारे रक्षा करने वाले सैनिकों के सिर काट के ले जाते थे, फुटबॉल खेला करते थे। जी, पकड़ा गया, घुटने टेक कर पाकिस्तान ने सरकार की दृढ़ता के सामने उसे छोड़ा है। आपने देखा, मैंने देखा, अंशुल जी ने भी देखा हुआ है। मैं फिर कहता हूं, ये सरकार बहुत दृढ़ता से काम कर रही है, कठोरता के साथ बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत हो रही है। लेकिन आपको पता है वहां की सरकार है कैसी? हम लोकतांत्रिक ढंग से लोगों के मतों से चुने हुए लोग हैं। वहां की सरकार कैसे बनी आपको भी पता है। वहां की सरकार से बात करने का ढंग भी दूसरा है।
हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी उनके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं अपने विभिन्न मित्र देशों के माध्यम से। नहीं कि जो जसविंदर वहाँ जी, घटनाएं घटित हो रही चूंकि हैं, हम बड़े जो भाई हमारे हैं लिए तो पीड़ादायक बिल्कुल हम हैं। बड़े भाई की तरह से बात करेंगे। अगर छोटा भाई नालायक निकल गया तो हम बड़े भाई की तरह से उनसे बात करेंगे ना। आपको भी पता है बांग्लादेश बनाया किसने था? इस हिंदुस्तान ने तो बांग्लादेश को जी बनवाया है ना। वही बात मैं कह रहा हूं। इसलिए जिन बातों को आप कह रहे थे कि हम उनके लिए मदद करते हैं, तो वो हमारा एक दायित्व था कि हमारा पड़ोसी है। देखिए, हम चाह कर भी पड़ोसी तो नहीं बदल सकते। ठीक है, हम चाह कर भी पड़ोसी नहीं बदल सकते, इसलिए हमारी कोशिश है कि उनसे हमारे संबंध दोस्ताना रहें। और जब तक के सरकारों के साथ दोस्ताना संबंध नहीं रहेंगे, आप कैसे वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं? उन चीजों को हम ठीक करने की कोशिश तो कर रहे हैं, चलिए लेकिन ठीक है, जब हमारे ठीक है लोगों जसविंदर पर जी, जिस ठीक प्रकार है। से अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, उन अत्याचार के खिलाफ बातचीत तो हो रही है ना। चलिए ठीक है जसविंदर जी और अंशुल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर लगातार बयानबाजियां हो रही है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द जो हिंदुओं पर हिंसा की जा रही है बांग्लादेश में, उसे लेकर कोई कड़ा एक्शन लेगी। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। नमस्कार। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी MDH कश्मीरी। MDH। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDH T+ से ही आए। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH T+ मसाला। मसाले सच सच MDH। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDH T+ से ही आए। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH T+ मसाला। मसाले सच सच MDH। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें
ITV और इंडिया न्यूज म्यूजिक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा।